गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने फेंग तियान के क्लोन को नष्ट करके 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के मेथड को समझ लिया था और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक जंगल में आ गया था। जियोयान को पता चला था कि 3000 इल्यूजनरी मेथड की 3 लेवल है। अगर उसने अपने क्लोन को रिफाइन कर लिया और उसकी पावर 3000 इल्यूजनरी बॉडी के पीक पर पहुंच गई तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। जियोयान अपने क्लोन को बनाने की प्रैक्टिस करने लग गया था, पर काफी कोशिश के बाद भी वो नाकाम रहा। पर जब वो ग्रे वुल्फ किंग से फाइट कर रहा था तब उसका क्लोन सक्सेसफुली बन चुका था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान अभी भी उसी जंगल में होता है। वो अपनी कंडेंस की हुई क्लोन बॉडी को बाहर निकालता है, जिसमें जियोयान ने अपने सोल के एक थ्रेड को छोड़ दिया था। जियोयान की पपेट वहाँ पेरा दे रही थी ताकि आसपास की प्रॉब्लम से जियोयान बच सके। जियोयान अपने क्लोन को देखकर सोचता है कि मेरे क्लोन की ताकत अभी केवल 5 स्पीड लेवल पर होगी। अगर मैं अपने क्लोन बॉडी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता हूँ तो मुझे विंड लाइटनिंग पावर से इसे टेपरिंग करके इसकी पावर को बढ़ाना होगा। टेपरिंग दरअसल उसे कहा जाता है जब किसी भी चीज को गर्म करके ठंडा करने पर उसकी कठोरता और इलास्टिसिटी को बढ़ाया जाता है। वो अफसोस के साथ कहता है कि उस समय मैंने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करके थंडर क्लाउड से विंड लाइटनिंग को एक्सो किया था, पर क्लोन को टेम्पर करने के लिए इसका उपयोग करना पर्याप्त नहीं होगा। तभी एडा तियानुओ की आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें किसने कहा कि इस क्लोन बॉडी को टेम्पर करने के लिए विंड लाइटनिंग पावर की आवश्यकता होगी। विंड लाइटनिंग पावर तो बस एक तरह का टेम्परिंग मेथड है। तुम दूसरी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करके भी अपने क्लोन बॉडी को टेम्पर कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर तुम अपनी बॉडी के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम्स की मदद से भी इस बॉडी को टेम्पर कर सकते हो। तुम्हें पता ही होगा कि हेवनली फ्लेम की पावर विंड लाइटनिंग पावर से काफी ज्यादा बेहतर है, खास तौर पर तुम्हारी वो फालेन आर्ट फ्लेम। अगर तुम फालेन आर्ट फ्लेम की एनर्जी को इस क्लोन में समाहित कर सकते हो तो फ्यूचर में भले ही तुम्हारा सामना किसी भी अजीब शक्ति से हो जो सोल को कंट्रोल करने में सक्षम हो, पर फालेन आर्ट फ्लेम की वजह से उनसे डरने का भी कोई कारण नहीं होगा और इस तरह से तुम्हारे इस फ्यूचर क्लोन की एकमात्र कमी को पूरा किया जा सकता है। जो यहाँ सोच में पड़ जाता है और कहता है कि फालेन आर्ट फ्लेम में मूल रूप से आत्माओं की नेमेसिस यानी नियति होती है। इसीलिए जब कोई भी फ्यूचर क्लोन हेवनली फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या उसे हेवनली फ्लेम के द्वारा तुरंत रिफाइन नहीं किया जाएगा। एडा तियानुओ से समझाते हैं कि इस दुनिया में बिना जोखिम उठाए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम अभी रिस्क नहीं लोगे तो तुम्हें फायदा कैसे मिल सकता है। साथ ही फालेन आर्ट फ्लेम को तुम्हारे द्वारा पहले ही पूरी तरह से रिफाइन किया जा चुका है और तुम्हें पता ही होगा कि एक बार ये हेवनली फ्लेम रिफाइन होने के बाद आत्मा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। तभी जियोयान का क्लोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस मेथड को आजमाना चाहिए। जियोयान भी कहता है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपनी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें से वो अब फालेन आर्ट फ्लेम को अलग कर देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लग जाती है। एडा तियानुओ भी बाहर आ जाते हैं। जियोयान हेवनली फ्लेम के कुछ अंश को अपने क्लोन में डालता है। फालेन आर्ट फ्लेम की वजह से क्लोन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी जलने लग जाती है। जियोयान ये देखकर परेशान हो जाता है। एडा तियानुओ उस क्लोन के पास जाते हैं और जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने दिल को शांत करना होगा और फालेन आर्ट फ्लेम के टेम्परेचर को दबाना होगा और उस टेम्परेचर की लिमिट का पता लगाना होगा जिसे तुम्हारा क्लोन सहन कर सकता हो। जियोयान अब अपनी पावर से फालेन आर्ट फ्लेम के टेम्परेचर को कम करने लगता है। जियोयान उस लिमिट पर पहुंच जाता है जब तापमान उसकी क्लोन बॉडी के सहने लायक हो गया था, जिससे उस क्लोन बॉडी को भी आराम मिलता है। तियानो जियोयान को अब धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें जब तक टेम्परेचर को बढ़ाना होगा तब तक कि तुम्हारी क्लोन बॉडी टेम्पर नहीं हो जाती। जियोयान ऐसा ही करता है और काफी देर तक टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है, जिससे उस क्लोन बॉडी के अंदर भी फालेन आर्ट फ्लेम कंडेंस हो जाती है। एडा तियानो इससे खुश होते हैं। जियोयान अब काफी दिनों तक अपनी क्लोन बॉडी को टेम्पर करता रहता है, जिससे अब 2 महीने गुजर जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। जियोयान सोचता है कि इस क्लोन बॉडी को टेम्पर करना वास्तव में काफी डिफिकल्ट था। अगर मैं इसमें महारत हासिल करना चाहता हूँ तो मैं नहीं जानता कि इसमें ना जाने मुझे कितने साल लग जाएंगे। तभी एडा तियानुओ कहते हैं कि लड़के तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। उस एंसेस्टर फे तियान के क्लोन के ऑब्जेक्शन करने के बाद तुम्हें लगता है कि उसने कम से कम 5 साल तक अपनी क्लोन बॉडी को टेम्पर किया होगा, पर तुमने सिर्फ 2 महीने के काफी छोटे पीरियड में ही एंसेस्टर फेंग तियान की बराबरी कर ली है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो रहे। जियोयान इससे मुस्कुराने लगता है। अब वो अपने क्लोन को वापस रख लेता है। एडा तियानुओ बताते हैं कि समय को देखकर अब लग रहा है कि तियानमू माउंटेन रेंज जल्दी ओपन होने वाली होगी, इसीलिए संभावना है कि वो जगह काफी समय पहले ही कई सारे लोगों से भर चुकी होगी। अगर हम अभी भी आगे नहीं बढ़े तो मुझे लगता है कि तुम्हें वनली माउंटेन ब्लड पूल में से सूप का एक घूंट भी पीने का मौका नहीं मिलेगा। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वो ब्लैक रोब पहनकर वहाँ से निकल जाता है। जियोयान अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो जंगल को पार करते हुए उस मैप सेलर के दिए हुए नक्शे को फॉलो कर रहा था। वो अब अपने बोने विंग्स का भी इस्तेमाल नहीं करता और अपने नॉर्मल डू के विंग्स का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ता है, जिससे अब जियोयान तियानमू माउंटेन रेंज की उस एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वो जगह काफी बड़ी थी। जियोयान सोचता है कि तियानमू माउंटेन रेंज वास्तव में काफी अच्छी रेपुटेशन वाली जगह है और अब जियोयान वहाँ नीचे आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ काफी सारे लोग मौजूद
मौजूद है। जो यहाँ सोचता है कि लोग कुछ महीने पहले से ही यहाँ आ गए होंगे और मेरे पीछे जो जंगल है उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ भी काफी सारे पेटिशनर तियानमो माउंटेन रेंज में जाने के लिए आए थे, पर अभी वो बाकी लोगों के सामने नहीं आ रहे थे। जो यहाँ अब आगे आ जाता है, उसे देखकर एक पेटिशनर कहता है कि यहाँ एक और लड़का आ गया, लगता है जल्दी हमारे यहाँ सेटल होने की जगह खत्म हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जब भी कहीं थोड़ा सा भी बेनिफिट नजर आता है तो तुरंत वहाँ के लिए दौड़ पड़ते हैं और अपनी ताकत के बारे में भी बिल्कुल विचार नहीं करते। माउंटेन रेंज का पूरा बाहरी इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ है और जहाँ तक हमारी बात है, ये जगह अभी भी स्पेशियस मानी जा सकती है। तो एक दूसरा पेटिशनर कहता है कि ओनली माउंटेन ब्लड पूल हर 3 साल में एक बार खुलता है, इसलिए कौन उस पूल में अंदर जाकर आनंद नहीं लेना चाहेगा। तो आदमी कहता है कि तुम्हारी बातों में पॉइंट है, पर वो बड़े फैक्शन के लोग हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तभी वहाँ एक जायंट क्रेन आती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि 7 रंगों वाली स्पीड क्रेन है और ये क्रेन विंड लाइटनिंग पवेलियन की यंग लेडी फेंग किंगर का माउंट बीस्ट है। वास्तव में विंड लाइटनिंग पवेलियन ने इस ओवर बैरियर पावर वाली लड़की को यहाँ लड़ने भेजा। ऐसा कहा जाता है कि विंड लाइटनिंग ईस्ट पवेलियन की यंग जनरेशन के बीच पवेलियन लीडर बनने की सबसे ज्यादा संभावना इसी लड़की की है। ये इस बार फिर हेवनली माउंटेन ब्लड के 10 पोजीशन में से एक पोजीशन को जरूर हासिल करेगी। फेंग किंगर अपने 2 एल्डर के साथ वहाँ आई थी, जिनके नाम एल्डर मू और एल्डर हुआ थे। एक दूसरा आदमी कहता है कि वास्तव में अभी भी यह निश्चित नहीं है कि फेंग किंगर एक पोजीशन को हासिल करेगी, क्योंकि इस तियानमो माउंटेन रेंज में एनर्जी टाइट सेपरेशन है, इसीलिए इसके सेट के अंदर के पावरफुल एल्डर इसे सहायता प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए इस माउंटेन रेंज में जाने के बाद उसे केवल अपनी ताकत पर ही भरोसा रखना होगा। जोयान वहीं बैठकर कल्टिवेशन करने लग गया था और वो उन लोगों की बातों को भी सुन रहा था। एक आदमी कहता है कि सेंटर प्लेस में छिपे हुए ड्रैगन और टाइगर जैसी पावर वाले लोगों की कमी नहीं है। जोयान सोचता है कि तियानमो माउंटेन रेंज में स्ट्रॉन्ग एल्डर प्रवेश नहीं कर सकते और इसमें सिर्फ यंग जनरेशन के लोग ही एंटर कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई आशा नहीं है कि मैंने उस बूढ़े शैतान फेतियान को आसपास नहीं देखा। और वो फेंग किंगर को देखकर सोचता है कि मैं इस यंग लेडी की ताकत को देखकर समझने में असमर्थ हूँ। हो सकता है कि इसकी बॉडी में कोई रेयर ट्रेजर मौजूद हो जो इसके ऑरा को छिपा रहा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये मेरे साथ परेशानी पैदा नहीं करेगी मैं भी इसे उकसाने की कोशिश नहीं करूंगा। फेंग किंगर एडम उसे पूछती है कि इस बार बचे हुए 3 पवेलियन में से क्या और कोई भी तियानमो माउंटेन रेंज में प्रवेश के लिए आने वाला है। एडम कहती है कि वो कैसे पीछे हट सकते हैं। 10,000 शॉट पवेलियन का स्काई फाउंटेन, शॉट कहा जाने वाला तांगिंग और हडेस पवेलियन का वांग चैन और किलिंग पावर और फॉलिंग स्टार पवेलियन का मोकिंग लुवान सभी को पहले यहाँ के लिए भेज दिया गया है। फेंग किंगर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार की ब्लड पूल की लड़ाई बहुत ही खतरनाक होगी। एल्डर उसे कहता है कि पवेलियन लीडर ने जाने से पहले कहा था कि आपको सभी मामलों में केयरफुल रहना होगा, अपने चारों नजर रखना। हेवनली माउंटेन ब्लड पूल ने इस बार नॉर्थर्न रीजन के कई सारे स्ट्रॉन्ग पेटिशनर को भी अपनी तरफ आकर्षित किया होगा। फेंग किंगर कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप उस लड़के जियोयान की बात कर रहे हो। एल्डर वो कहते हैं कि अंगमी साहब को नॉर्थ पवेलियन लीडर की ताकत की भी समझ होगी। वो 8 स्टार फाइट एंसेस्टर है, पर वो जियोयान उनके भी हाथों से बचकर भागने में सफल रहा, इसीलिए उस लड़के को कम करके नहीं आंका जा सकता। फेंग किंगर कहती है कि उसके पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिससे वो शक्ति को उधार लेता है, इसीलिए वो लड़का दूसरों की शक्तियों के भरोसे रहने वाले इंसान से ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर तियानमो माउंटेन रेंज के अंदर उसकी पावर लिमिट से ज्यादा होगी तो उसे तुरंत इस तियानमो माउंटेन रेंज की पावर के द्वारा दबा दिया जाएगा, यानी जहाँ वो दूसरों की पावर को उधार नहीं ले सकता। यहाँ हर कोई केवल अपनी ट्रू एबिलिटीज पर भरोसा करके ही आगे बढ़ सकता है, इसीलिए जियोयान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी आसपास की सारी एनर्जी तियानमो माउंटेन रेंज की एंट्रेंस पर इकट्ठा होने लगती है और तियानमो माउंटेन रेंज में जाने का रास्ता खुल जाता है। जियोयान कहता है कि आखिरकार अब फाइट शुरू होने वाली है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर